बड़ी खबर आपको एक बार बता दें, रूस और यूक्रेन कल एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठने वाले हैं। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों की डेलीगेशन के बीच ये बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पुतिन ने जो कुछ कहा है उससे कुछ ज्यादा उम्मीद ऐसे में नजर नहीं आ रही है। टर्की के राष्ट्रपति से बातचीत में पुतिन ने वही बातें दोहराई जो वो पहले दिन से कहते आ रहे हैं। यूक्रेन सरेंडर करे, सेना को खत्म करे, एक न्यूट्रल देश बना रहे। अब सवाल ऐसे में यह है कि ज़ेलेंस्की रूस की ये जो शर्तें हैं उन्हें क्या मानेंगे। कीव समेत यूक्रेन के तमाम जो बड़े शहर हैं वहां पर रूस जमीन से लेकर आसमान तक जबरदस्त हमले कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के टैंक यूक्रेन की सरजमी पर सब कुछ रौंदते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं। इन सब के बीच पुतिन कह रहे हैं यह युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन रूस की शर्तों को मानेगा। अब जब यह तीसरे दौर की बातचीत होगी दोनों देशों के बीच, तो क्या उससे कुछ निकल कर आएगा? जनरल कुलकर्णी, मुझे लगता है कि तकरीबन 12 शहर सुनने में आए तबाह हो गए और पुतिन बार बार कह रहे कि हम तो इसका वजूद ख़त्म कर देंगे यूक्रेन का, अगर यूक्रेन इस तरह अड़ा रहा। तो इस तरह की जो बातचीत हो रही है और जिस तरीके से पुतिन कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं ऐसे ना हो जाए कि ज़ेलेंस्की को हम लोगों ने बाकी जो पश्चिम देश हैं उन्होंने एडवाइस करना चाहिए कि अब जितना होना था हो गया, अब रुक जाए, नहीं तो पूरा यूक्रेन गंवा देंगे। अभी आज की तारीख में कम से कम पश्चिम यूक्रेन अभी भी खाली है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। जो कुछ भी हो रहा है पूर्वी यूक्रेन में हो रहा है और वहीं पर पुतिन का भी ज़्यादा जोर है। और पुतिन शुरू से कहते आए हैं ये लड़ाई होती ही ना अगर ज़ेलेंस्की हमको डोनबास रीजन दे। जनरल साहब, अगर हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से सोचने की कोशिश करें, अगर उनके लिए क्या इतना आसान है खुद को अपनी रिजीम को सत्ता से हटा लेना, रूस की सारी शर्तें मान लेना? और क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको अपने देश की तबाही बचाने के लिए ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी देर से? अगर वो यूक्रेन को एज यूक्रेन चाहते हैं तो ज़ेलेंस्की को चाहिए कि वो अपने आप को कुर्बान करें। इसमें उनका सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है। केवल अगर ज़ेलेंस्की चले जाएंगे, कोई एक दूसरा आदमी वहाँ आएगा जो काफ़ी कुछ मांगे, रूस की मानेगा, वह एक फेवरेबल रिजीम विच इज़ फेवरेबल टू रशिया हैज़ टू बी एस्टैब्लिश एंड देन ओनली दिस कैन। मनीष, मैं तमाम वीडियोस देख रहा था यूक्रेनियंस के और उनके बारे में ये जो देश प्रेम का जज्बा है उनमें इस कदर है, शायद वो जबरदस्त सपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पता है, ज़ेलेंस्की को पता है कि मेरे साथ लोगों का पूरा सपोर्ट है। मगर डीएनए दोनों का एक है, रशिया का या फिर यूक्रेन का, दोनों जगह देशभक्तों की कमी नहीं है। और ये इमोशनल आउटबर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल लंबे काफिले के आगे, आर्मर्ड व्हीकल के आगे, यानी टैंक के आगे भी, और उसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों के आगे वहाँ के लोग आके खड़े हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई खड़ा है। उनको पता है कि ये एक्ट नहीं करेंगे। फायर कर रहे हैं, वो एयर फायर, हवाई फायर कर रहे हैं ताकि वो तितर बितर भीड़ हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी तितर बितर नहीं हो रहे, बल्कि उसी जज्बे के साथ वो उस काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमोशनल आउटबर्स्ट है, लेकिन उनको ये पता है कि वहाँ से अभी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए एरिया को खाली करके जाना होगा। इसी वजह से रशिया ने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर तैयार किया और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उनको मालूम है कि वो कीव पर कब्जा कर अपना वर्चस्व नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि रशिया मॉस्को बैठकर कीव की सत्ता चलाए। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो या मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर्म हो, जो कि बस ज़ेलेंस्की ना हो, क्योंकि उनकी नीति टुवर्ड्स नाटो है और नाटो इस समय मॉस्को को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, एक सॉवरेन कंट्री के नाते अगर कोई किसी देश पर हमला हुआ है, उसकी सरकार का, उसके लीडर का, उसकी फौज का तो ये दायित्व है कि वो उसका जवाब देगा। अगर दमखम बाकी है यूक्रेन में तो क्यों हार मानेंगे ज़ेलेंस्की? अगर सही होते, जो कि उनके जो ध्येय हैं, उनकी जो एम्स हैं, मुद्दे हैं, वो सही होते तो उनको जरूर जवाब देना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। बट इस केस में ये केवल उनका खुद का पर्सनल अहम है। और ये जो देश प्रेम की बात आपने कही, वहाँ का हर नागरिक यूक्रेनियन जो है वो देश से प्रेम करता है, राष्ट्र से प्रेम करता है, जैसे हमको हमारे भारत से प्यार है। लेकिन देश प्रेम और ज़ेलेंस्की प्रेम में अंतर है। तो ज़ेलेंस्की कैन गो बट यूक्रेन मस्ट सर्वाइव। यूक्रेन रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर मान ले, फर्ज करें जैसा आप दोनों ने कहा कि ऐसा एक मुमकिन है कि ज़ेलेंस्की अपने देश की बर्बादी रोकने के लिए छोड़ सकते हैं, सत्ता छोड़ना चाहिए उनको, वो कहीं रेफ्यूज ले लेते हैं, किसी और देश में चले जाते हैं, क्या लगता है वहां की फौज लड़ना बंद कर देगी? ऐसे है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 2013 में यानुकोविच जो कि एक
प्रेसिडेंट थे जो जिनके झुकाव रूस की तरफ था और पुतिन के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने जब उनको सत्ता में लाने की कोशिश की और जिस प्रकार से विद्रोह हुआ, जिसमें 8 लाख लोग, जो आप बार बार पिक्चरें दिखा रहे मैदान की, वहाँ 8 लाख यूक्रेनियन खड़े हुए यानुकोविच को निकालने के लिए। उसके बाद उनके एक और सत्ता में पेट्रो। अब जो पेट्रो आए वो बात करते थे पुतिन से भी और बात करते थे यूरोपियन यूनियन से भी, पर उसके बाद अब जो जेलेंस्की आए हैं ये पुतिन से बात करते ही नहीं है, वो सिर्फ पश्चिमी देशों से और बाइडेन से बात। जनरल चतुर्वेदी, हमने जेलेंस्की की बात कर ली, अब जरा पुतिन की बात करते हैं। पुतिन की क्या केवल जिद है या वो सही है? पुतिन का जिद नहीं है। पुतिन को अपने देश की सुरक्षा की जरूरत है, रशिया की सुरक्षा इस वक्त, क्योंकि नेटो का अगर एक्सपेंशन होता है जिस तरह से इस वक्त ये लोग कर रहे हैं, एंड मैं समझता हूं यूएस इसके लिए काफी जिम्मेदार है, उससे अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया और उनकी मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे स्थापित हो गई तो जरूर रूस को नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। और इसको बचाने के लिए वो चाहते हैं कि कुछ बफर रहना चाहिए बिटवीन रूस और यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं। तो उनका जो चले ठीक है, रूस के नजरिए से पुतिन की कार्रवाई ठीक मालूम पड़ सकती है, लेकिन 11 दिन के बाद इतनी तबाही होने के बाद उनका भी तो नुकसान हो रहा होगा। उनके देश के ऊपर इतने सैंक्शंस लग रहे हैं। आज बड़े बड़े जो हमारे ट्रांजैक्शन सिस्टम्स बने हुए हैं उन्होंने वहां पर ऑपरेट करने से मना कर दिया है, वीजा मास्टर कार्ड ने। इसके अलावा और तमाम तरीके की दुश्वारियां लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। तो उसको देखते हुए वो कोई मिडिल ग्राउंड की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका रुख अभी भी वही है जहां डे 1 पर था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे कोई नॉन निगोशिएबल होता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कि नॉन निगोशिएबल है, और इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजों में बाकी चीजें, छोटी मोटी चीजें जरूर सर, इसमें ये भी तो हो सकता है जो जेलेंस्की जो बोल रहे हैं वो भी तो उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि जिस तरह से बोले कि डीमिलिटराइज होना पड़ेगा, आप नाटो के साथ नहीं जा सकते। डीमिलिटराइजेशन भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपकी कोई सेना ही नहीं होगी, तो वो भी तो डीमिलिटराइजेशन वगैरह नेगोशिएबल है, वो सब चीजें हैं वो नेगोशिएबल हैं, लेकिन इनका नेटो को ज्वाइन करना कोई जरूरी नहीं है। नेटो की आज जरूरत भी क्या है? आप समझिए, जब वॉर्सो खत्म हो गया, नेटो की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब रूस को एक मैसेज देने के लिए कि तुम इंफीरियर हो, इसलिए रहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लीजिए, अगर बांग्लादेश और नेपाल में अगर चाइनीज अपने अग्रेसिव डोमिनेंस के साथ आ जाएं, और या फिर मलाक्का स्ट्रीट या फिर मलाक्का कॉरिडोर और या सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अगर वो आ जाएं, तो वो उतना ही प्रेशर बिल्डअप होगा जैसे इस समय जेलेंस्की का प्रेशर या नाटो की तरफ देखने से जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है रशिया के ऊपर, बिल्कुल वही सिचुएशन होगी लगभग। सर अच्छा, कुछ तस्वीरें जो हैं वो आपको बताएंगी कि इस युद्ध की परिस्थिति क्या है। दिखाते हैं आपको एक तस्वीर, लुहांस्क की तस्वीर है, और स्क्रीन पर आपकी तस्वीर आएगी, आप देख पाएंगे कैसे पूरा का पूरा शहर जो है वो खंडहर बन गया है, वीरान दिख रहा है। ये ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीरें हैं। लुहांस्क, डोनेस्क, ये यूक्रेन के 2 प्रांत थे जिन्हें रूस ने अब अलग देश का दर्जा दे दिया है। लुहांस्क के एक शहर शेस्टा की ये तस्वीर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। आपको बता दें, दरअसल इस लड़ाई में घुसने का जो बहाना कह सकते हैं आप मिला रूस को, वो इसी डॉनबास रीजन में हो रहे उनके मुताबिक जो जातियां थी यूक्रेनी सेना की, उससे इन देशों को, इन राज्यों को बचाना था। और आप देखें इमारतें जो हैं पूरी तरह तबाह बर्बाद आपको दिखाई दे रही है। शेस्टा, ये लुहांस्क की तस्वीर है, क्योंकि लड़ाई तो वहां पहले से ही स्कर्मिशेस तो जारी थी, और अब तो फुल फ्लेजेड लड़ाई जो है रूसी सेना और जो उनकी रिबेल्स हैं वो मिलकर लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। ऐसे था कि 30% ही सिर्फ लुहांस्क और डोनेट्स्क का रीजन रूस के कब्जे में नहीं, लेकिन रूस के इन्फ्लुएंस में था 30%, और 70% उसका एरिया यूक्रेनियंस के पास था। और ये लड़ाई आज अभी भी 11 दिन के बाद भी, जबकि रूस का दबदबा उस इलाके में था, तो पूरा डोनबास रीजन भी रूस के कब्जे में नहीं था। तो आप समझ सकते हैं ये हालत है 2014 से लगातार आज तक। तो यूक्रेनियंस जो हैं ऐसे वैसे नहीं है जो हम लोगों को लगता है कि एक स्पेंट फोर्स है, उसमें इतना दम है कि रूस जैसी फौज को 2014 से वो टक्कर दे रहे हैं। 30% रूस के पास, 70% उसके पास। इस हिसाब से तो ये बात सही होगी कि जो जेलेंस्की, अगर उनको लगता है कि भाई मैं अपने देश में मैं जो मर्जी मैं करूं, मेरा नाटो के साथ जाना नाटो के साथ जाऊं, मेरा मन होता है कि मैं डीमिलिटराइज ना हूं, मैं रूस की बात ना मानूं, तो वो भी तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में बात करे, वो तो इसलिए डटा हुआ है। ये ऐसे है, बार बार लोग कहते हैं संप्रभुता अखंडता, संप्रभुता अखंडता, और पुतिन कह रहे हैं संप्रभुता अखंडता हर एक के लिए उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। वो मना नहीं करे, इसलिए 91 के बाद यूक्रेन बना है।
रूस इस बात को मानता है कि अगर वो सोवियत यूनियन के से अलग हुआ है तो मानते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि संप्रभुता, अखंडता, हर एक का अपना नजरिया होना चाहिए। वो तो अपने नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, ये चूंकि तस्वीर चल रही है, मैं इसलिए इस पर दोबारा लौट रहा हूं। सर, ये शहर के शहर बर्बाद हो जाएं, इसके बाद रूस ने ये शहर हासिल भी कर लिया तो क्या फायदा, और ये सब गंवाकर अगर लड़ाई में बने रहने की एक नोशन में जी रहे हैं ज़ेलेंस्की, तो उनको भी क्या फायदा? आपको सौरभ आश्चर्य होगा, जब मैं जर्मनी में गया और मैंने उधर देखा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पिक्चर्स देखी, मैं हिरोशिमा नागासाकी में देखा, मुझे कई बार लगा कि बिल्कुल तबाह, मतलब सब कुछ बर्बाद। और आज जब आप हिरोशिमा नागासाकी को देखें या जर्मनी को देखें, आपको आश्चर्य होगा कितना ब्यूटीफुल कंट्रीज, का देख लीजिए, अर्थक्वेक के बाद इट हैज तो रीबिल्ड डिस्ट्रक्शन के बाद जो कंस्ट्रक्शन होएगा वो भी अच्छा होगा। जनरल कुलकर्णी, यहां एक सवाल मैं आपसे इन तस्वीरों से थोड़ा हटके पूछना चाहता हूं। देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता, अब यहां 11 दिन हो गए, चूंकि पुतिन संभल कर चल रहे हैं इसलिए कीव तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह की स्थिति बनती तो क्या वाकई 11 दिन लग जाते हैं किसी शहर के अंदर दाखिल हो जाने में? आप जो कह रहे हैं, जनरल चतुर्वेदी यहाँ पे खड़े हैं, 71 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। बांग्लादेश के अंदर हम लोगों को आसानी 13 दिन में अगर कब्जा करने में हुई, क्योंकि लोग वहाँ पे हमारे साथ थे, मुक्ति बाहिनी हमारे साथ थी, इसलिए भारत की फौज ने बांग्लादेश को बना पाए। यही अगर आज पुतिन के साथ होता या कीव के जो बाशिंदे हैं या वेस्टर्न यूक्रेन के बाशिंदों का झुकाव रूस की तरफ होता तो अभी तक तो ये कब का गिर गया होता। क्योंकि वहाँ के बाशिंदे रूस के साथ नहीं है, इसलिए ये तकलीफ हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।